हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पाठ संख्या 1 पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों को हल किया था और उसमें से 7वें प्रश्न में आप में से एक बच्चे को डाउट था, तो 7वां प्रश्न दोबारा बताता हूँ मैं। देखिए क्या बोला गया है, दोबारा देखिए। विद्युत आवेश है कैपिटल Q और इसको दो भागों में बांट दिया गया है, Q1 और Q2, और इनको दो भागों में विभक्त करके परस्पर स्मॉल r दूरी पर रखा गया है। दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल का अधिकतम मान होने के लिए शर्त क्या होनी चाहिए, हमें पूछा गया। कैपिटल Q आवेश था जिसे आपने दो भागों में विभाजित कर दिया, Q1 और Q2 दो भागों में विभाजित किया आपने। तो कैपिटल Q का जो मान है वो कैसे प्राप्त हो सकता है, Q1 और Q2 के योग से प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो यहां से अगर आप Q2 का मान ज्ञात करना चाहें तो हमारे पास जो क्या हो जाएगा, कैपिटल Q माइनस में Q1, ये आ गया। अब इसने हमें बोला है कि इन दोनों आवेशों के मध्य इनके ये जो दोनों भाग आपने किए हैं, इन दोनों भागों को आपने कितनी दूरी पर रखा है, स्मॉल r दूरी पर, और इनके मध्य जो प्रतिकर्षण बल है उसका मान अधिकतम होना चाहिए। इसके लिए शर्त क्या हो सकती है, तो देखिए हम लोग करते हैं प्रयास इसके बारे में भी। अधिकतम प्रतिकर्षण की पहले हम लोग प्रतिकर्षण बल का तो मान ज्ञात करें, F का मान, और वो क्या होता है K Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास में K Q1 इंटू Q2 का मान हो गया हमारे पास में Q माइनस में Q1 और अपॉन में R का स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास में F का मान, बल का मान आ गया हमारे पास में। अब आपसे पूछा गया है कि प्रतिकर्षण बल जो है अधिकतम होना चाहिए, इसके लिए क्या शर्त हो सकती है। तो देखिए प्रतिकर्षण बल अधिकतम होगा, इसके लिए क्या शर्त होगी, प्रतिकर्षण बल अधिकतम कब होगा, ये प्रतिकर्षण बल जो है किसके पदों में आपको प्राप्त हो रहा है, Q1 के पदों में प्राप्त हो रहा है। इसका मान अगर आप पृथक रूप से ज्ञात करें तो हमारे पास में K Q1 को अंदर गुणा कीजिए, तो K Q1 इंटू Q अपॉन में R का स्क्वायर माइनस में K Q1 का स्क्वायर अपॉन में R का स्क्वायर। ठीक है ना। अधिकतम प्रतिकर्षण बल के लिए देखिए आपके मैथ्स में आएगा एक चैप्टर वर्धमान ह्रास मान का, उसमें पता चलेगा आपको इसका पूरा कारण। अधिकतम प्रतिकर्षण बल जो है उसके लिए देखिए अधिकतम प्रतिकर्षण बल के लिए जो अधिकतम के लिए जो अवकलन होगा वो शून्य होगा और न्यूनतम के लिए अवकलन न्यूनतम हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। ठीक है ना। तो df बाई, अब किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे आप, किसके पदों में f का मान आपको दिया गया है, Q1 के रूप में आपको मान दे रखा है f का, तो Q1 के सापेक्ष जो f का अवकलन होगा वो शून्य होना चाहिए। तो यहां से d बाई डी Q1 और यहाँ पे f का मान आपने लिख दिया K Q1 कैपिटल Q अपॉन में R का स्क्वायर माइनस में K Q1 का स्क्वायर बट्टा R का स्क्वायर बराबर 0। अभी अवकलन आपको अलग अलग करना है, तो यहाँ से इसको आप अंदर ले रहे हो तो d बाई डी Q1 और इंटू में आ गया हमारे पास में K Q1 कैपिटल Q अपॉन में R का स्क्वायर माइनस में डी बाई डी Q1 और इंटू में K Q1 का स्क्वायर बट्टा में R का स्क्वायर बराबर 0। इसको आपने अंदर ले लिया दोनों के साथ में। अब यहां से अगर अपन देखें तो देखिए K Q और R का स्क्वायर तो नियत है, तो आ जाएंगे बाहर। तो हमारे पास में K Q अपॉन में R का स्क्वायर नियत होने के कारण से बाहर आ गए। Q1 के सापेक्ष इस Q1 का अवकलन क्या हो गया, एक को इससे गुणा करने का औचित्य है नहीं। फिर आगे देखिए माइनस में K अपॉन में R का स्क्वायर तो आ गया बाहर, K अपॉन में R का स्क्वायर आ गया बाहर। अब Q1 के स्क्वायर का अवकलन करना है, तो देखिए x की घात n का अवकलन क्या होता है हमारे पास में, n x की घात n माइनस 1, ये होता है ना। n मतलब यहाँ पे घात है, तो x की जगह पे यहाँ पे क्या है हमारे पास में Q1 है और इसकी घात n की जगह क्या है 2, तो यहाँ पे n की जगह तो 2, x की जगह Q1 और घात में 2 माइनस 1 यानी कि 2, Q1 की घात कितनी हो गई 1 यानी Q1, 2Q1 हमें मिल जाएगा और बराबर हमारे पास में कितना हो गया 0। ठीक है, तो आगे देखें अगर हम इसमें
तो अब देखिए आगे हमारे पास में यहां से कुछ कॉमन आता है, k अपॉन में r का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास में हो गया कैपिटल Q माइनस में 2Q1 और बराबर आ जाएगा 0। r का स्क्वायर इधर 0 से गुणा होगा 0 हो जाएगा, और k इधर भाग में आएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया कैपिटल Q माइनस में 2Q1 बराबर 0, या फिर कैपिटल Q बराबर कितना आ गया 2Q1, तो Q1 बराबर हमारे पास में कितना हो गया Q/2। ठीक है, अब Q1 का आपको मान मिल गया तो Q2 का मान भी ज्ञात कर सकते हो आप, इसलिए Q2 बराबर हो गया कैपिटल Q माइनस में Q1, और Q1 का मान हमारे पास में कितना है Q/2, हमारे पास में कितना आ जाएगा Q2 का मान Q/2। और अधिकतम प्रतिकृष्ण बल के लिए शर्त क्या होगी हमारे पास में, Q1 और Q2 दोनों के मान बराबर होंगे, और कितने कितने होंगे Q/2 होंगे। ठीक है ना, मतलब आपने जो इस आवेश के दो भाग किए हैं, ये दोनों भाग बराबर बराबर हैं, आधे आधे दो भाग किए आपने इसके। ठीक है, अब 8वां प्रश्न देखते हैं हम लोग इसमें आगे वाला। देखिए ये पाठ संख्या 7 था, इसमें आपने आउटलाइन वाली स्टेप को दोबारा से पूछा था, उसको मैंने आपको बता दिया। और ये जो स्टेप है इसमें आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि किसी भी चीज का मान अधिकतम होने के लिए अवकलन न्यूनतम होगा, और न्यूनतम होने के लिए अवकलन अधिकतम मींस 1। ठीक है, समझे मेरी बात को आप। अब आगे देखें, अगर हम इसमें प्रश्न संख्या 8 को हल करने का प्रयास करते हैं हम लोग। आठवां प्रश्न देखिए, स्मॉल ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज ABC के शीर्षों पर 3 आवेशों प्लस में 2Q, माइनस में Q और माइनस में Q को क्रमशः बिंदुओं A, B और C पर चित्रानुसार रखा गया है। इस निकाय का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ से अगर अपन देखें, इसमें 8वां प्रश्न है हमारे पास में, क्या बोला गया है हमें 3 आवेश दे रखे हैं, तो प्लस में 2Q, माइनस में Q और माइनस में Q। इन तीनों आवेशों को एक त्रिभुज के शीर्षों पर रख रखा है आपने, और त्रिभुज है ABC। देखो जैसे ये हमारे पास में त्रिभुज हो गया ABC। ठीक है, ये जैसे हमारे पास में बिंदु A, ये है B और ये है C। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज आपको बोला गया है, और इस समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो स्मॉल a आपको दे रखी है। इस समबाहु त्रिभुज की भुजा हमें स्मॉल a दे रखी है, और इसके शीर्षों पर आवेश आपको दे रखे हैं प्लस में 2Q, माइनस में Q और माइनस में Q। तो यहाँ पे तो जैसे हमारे पास में हो गया प्लस में 2Q आवेश का मान, यहाँ पे माइनस में Q आवेश का मान, और यहाँ पे माइनस में Q आवेश का मान। ठीक है, हमें इस निकाय का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करने के लिए कहा गया है। अब परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण आपको ज्ञात करना है। देखो द्विध्रुव आघूर्ण जो आपने पढ़ा था वो किसके लिए पढ़ा था, द्विध्रुव के लिए। यहाँ पे तो प्लस में Q आवेश है और यहाँ पे माइनस में Q आवेश है, इनके बीच की दूरी आपने 2a ले रखी है, तो P का मान हमारे पास में आया था आवेश का परिमाण, तो Q और इंटू में इनके बीच की दूरी 2a, ये आया था ना। अगर आप इनके बीच की दूरी x लेते हैं तो हमारे पास में P बराबर क्या आ जाता है, Q इंटू x आ जाता। अब जैसे यहाँ पे इनके बीच की दूरी a है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, Q इंटू a आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जरूरी है द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करने के लिए कि द्विध्रुव बनना चाहिए। अगर द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना चाहते हैं आप, तो कम से कम द्विध्रुव बनना ही चाहिए। विजातीय प्रकृति के दो आवेशों का युग्म होना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस का आवेश है, यहाँ पे प्लस का आवेश है, तो देखिए ये तो हमारे पास में द्विध्रुव बन रहा है, इसमें माइनस का और प्लस का दो आवेश है तो द्विध्रुव बन रहा है, लेकिन ये दोनों में सजातीय आवेश है, इसलिए ये द्विध्रुव नहीं बनेगा। तो पहली बात तो जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो केवल किसके लिए होगा, विजातीय आवेशों के निकाय के लिए, मतलब द्विध्रुवों के लिए होगा। द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव के लिए होगा। जो आपने देख लिया दो बन रहे हैं, एक तो BA पर और एक CA पर, दो युग्म बन रहे हैं। उसके बाद में हमारे पास में आवेशों के परिमाण के रूप में आपने देख लिया, हमारे पास में देखिए क्या होता है और किस प्रकार से होता है।
अब आगे देखते हैं हम लोग इसमें, हमें परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। अब द्विध्रुव आघूर्ण जो है P, ये कौन सी राशि है? सदिश राशि है। द्विध्रुव आघूर्ण जो है P, ये कौन सी राशि है? सदिश राशि है। और इसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है इसकी दिशा। तो इसके कारण से जो इस पे द्विध्रुव आघूर्ण लगेगा इस वाले निकाय का, B और A के निकाय का जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा माइनस से प्लस की ओर आ गया, ऐसे P1 आ गया, और ये भी माइनस से प्लस की ओर निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण है इधर की ओर P2, और इनका जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण है वो इनके बीच में ऐसे आ जाएगा, ये इनके बीच का कोण है। तो ये देखिए, ये समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 60। ये कोण 60 होता है, ये भी कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। अब परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण आप P ज्ञात कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहां से अगर अपन देखें P1 का मान BA निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, और ये द्विध्रुव आघूर्ण हमारे पास में क्या है? P1 बराबर हमारे पास में क्या होता है? आवेशों का परिमाण और इनटू में आवेशों के बीच की दूरी। अब आवेशों का परिमाण देखिए, इसमें तो माइनस का Q और इसमें प्लस में 2Q, अंतर करो इसमें, 2Q में से आप इस Q को घटाइए, कितना आएगा? Q आएगा ना। अब आवेश का परिमाण तो हो गया Q, और इनटू में इन आवेशों के बीच की दूरी हमारे पास में क्या हो गई? A। इसकी जो दिशा है वो हमारे पास में B से A की दिशा में है ना, BA के अनुदिश, ठीक है, BA के अनुदिश। अब आगे अगर अपन देखें इसमें, अब CA निकाय जो है इसका, CA निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण, CA निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण अगर हम देखें तो देखिए हमारे पास हमने ले लिए P2, इसमें भी आवेशों का परिमाण इन दोनों के अंतर से मिल जाएगा आपको, तो 2Q में से Q घटाइए, आप कितना आ गया? Q, और इनको में आवेशों के बीच की दूरी A, और इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो हमारे पास में हो गया CA के अनुदिश, ठीक है। तो यहां से अगर अपन देखें इसमें P2 का मान आ गया हमारे पास में, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि आंशिक मान जो है P1 और P2 के वो बराबर हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि P1 बराबर है P2 के, बराबर है P डैश के, और बराबर है Q इनटू में A के। आंशिक मान, दिशा सम्मिलित नहीं की अभी हमने, ठीक है। तो निकाय का परिणामी जो द्विध्रुव आघूर्ण हम ज्ञात कर सकते हैं, अतः संपूर्ण निकाय का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण संपूर्ण निकाय का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण, और यहां से अब निकाय का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण, आप 60 डिग्री कोण पर दो सदिश झुके हुए हैं, अगर किसी कोण पर दो सदिश झुके हुए हो तो उनका परिणामी सदिश कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहां से ये परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण आपने मान लिया P बराबर आ जाएगा रूट ए यानी पहला सदिश, और पहला सदिश हमने क्या ले रखा है? P1, तो P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 60 डिग्री। तो यहां से रूट P1 किसके बराबर है? P डैश के, और P2 भी बराबर है P डैश के। तो यहाँ से P डैश का स्क्वायर प्लस P डैश का स्क्वायर प्लस 2P डैश इंटू P डैश क्या हो गया? P डैश का स्क्वायर, और इंटू में cos 60 का मान हो गया 1/2, तो बट्टा वाले 2 से 2 कट जाएगा। P डैश का स्क्वायर प्लस P डैश का स्क्वायर प्लस P डैश का स्क्वायर कितना हुआ? ये 3P डैश का स्क्वायर हो गया। रूट करेंगे तो हमारे पास में हो गया रूट 3P डैश। तो यहाँ से रूट 3 और P डैश की जो दिशा है नहीं का जो मान है हमारे पास में क्या आ गया? Q इंटू में A, मतलब इस निकाय का जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण हमारे पास में कितना होगा? रूट 3Q इंटू में A, ठीक है ना। ये हमारे पास में आ गया परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है ना। अगर आपको इसकी दिशा देखनी हो, दिशा किसके लंबवत है? ये BC के लंबवत है, BC के लंबवत A की ओर, ठीक है ना, BC के लंबवत A की ओर, ठीक है ना।
समझ गए मेरी बात का मतलब BC के लंबवर्धक पर, ठीक है ना, BC के लंबवर्धक की दिशा में, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में 8वां प्रश्न। अब प्रश्न संख्या 9 देखिए, ऐसा सवाल आपने पीछे हल किया है, एक एग्जाम्पल के रूप में आपने इस प्रश्न को हल किया था, सुनिएगा। तो अगर हम देखें इसमें दो समान छोटी गेंदें, प्रत्येक का द्रव्यमान स्मॉल m तथा प्रत्येक पर आवेश स्मॉल q सिल्क के धागे से प्रत्येक धागे की लंबाई स्मॉल l है, चित्र के अनुसार लटकाई गई है। इनके मध्य की दूरी x है और धागों के मध्य का कोण 2 थीटा है, जो कि लगभग 10 डिग्री का दे रखा है आपको। तब साम्यावस्था की स्थिति में दूरी x का मान आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। साम्यावस्था की स्थिति में इसके मध्य की जो दूरी है x, उसका मान ज्ञात करने के लिए आपको कहा गया है, ठीक है ना। ऐसा प्रश्न आपने हल किया है। दो छोटी गेंदें किसी धातु की बनी हुई, उन दोनों गेंदों को आपने समान लंबाई के सिल्क के धागों से लटका रखा है, समान लंबाई के सिल्क के धागों से लटका रखा है, और दोनों धागों की जो लंबाई है वो आपने ले ली, क्योंकि आपने लंबाई बोल रखी है समान है। साम्यावस्था में इनके बीच की दूरी x है और इस x का मान ही आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। इन दोनों धागों के बीच का जो कोण है 2 थीटा है हमारे पास में। तो देखिए यहाँ से प्रश्न संख्या 9 के बारे में अगर हम चर्चा करें, जैसे ये हमारे पास में कोई दृढ़ आधार है और इस दृढ़ आधार में इस बिंदु से अगर हम देखें तो इस सिल्क के धागे से ये पहली एक गेंद को हमने लटका दिया और इस दूसरे सिल्क के धागे से हमने इस दूसरी गेंद को लटका दिया, ठीक है। साम्यावस्था में इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये हमारे पास में कितनी दे रखी है, x दे रखी है। पूरा इनके बीच का जो कोण है 2 थीटा है, तो आप इससे इस पे एक लंब डाल दीजिए, इस पे और इस पे, दोनों पे। यहाँ पे जो दोनों कोण हमारे पास में कितने हो गए, थीटा और थीटा हो गए, ठीक है। इसने बोला है कि प्रत्येक गेंद पे का जो द्रव्यमान है वो स्मॉल m है और प्रत्येक गेंद पे जो आवेश है वो स्मॉल q है, ठीक है। प्रत्येक गेंद पे आवेश स्मॉल q है लेकिन द्रव्यमान हमारे पास में स्मॉल m है, तो इस पे द्रव्यमान स्मॉल m है। इसके द्रव्यमान के कारण से इस पे नीचे की ओर एक बल लगता है जिसको आप बोलते हो mg, गुरुत्वाकर्षण बल, और इस पे आवेश हमारे पास में स्मॉल q, इस पे भी आवेश हमारे पास में स्मॉल q, इसका द्रव्यमान हमारे पास में स्मॉल m, ठीक है। आगे इसने हमें बोला है इन्हें आपने स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया, तो आपको x का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। अब आप देखिए एक बात है, प्रत्येक डोरी की लंबाई समान है l और इस डोरी की लंबाई हो गई l। जब आप इन गेंदों को, इन बॉल को, दो गेंद जब आप लटकाते हो किसी धागे से, जब आप किसी धागे से किसी गेंद को लटकाएंगे तो उस धागे में तनाव उत्पन्न होता है। उस तनाव की जो दिशा है, उस तनाव की जो दिशा है वो हमेशा दृढ़ आधार की ओर होती है। तो दृढ़ आधार की ओर तनाव बल आ गया इधर कैपिटल T, ऐसे इस वाली डोरी में दृढ़ आधार की ओर तनाव आ गया कैपिटल T। तो आप यहां से इसको थोड़ा सा इधर की ओर लीजिए, ये कोण है हमारे पास में थीटा, तो यहाँ पे हमारे पास में थीटा के साथ वाला घटक कोस का गुणज हो गया तो t कोस थीटा हो गया ही, और ऐसे ये इधर वाला घटक आ जाएगा हमारे पास में t साइन थीटा, ये हो गया। इस वाले गेंद के द्वारा इस वाली गेंद पर एक प्रतिकर्षण बल लगेगा और वो जो प्रतिकर्षण बल है वो इधर की ओर आ गया, F मान लिया इसको आपने, इसका मान हमारे पास में क्या होता है K Q1 Q2 अपॉन में r का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको ये पता है कि जो t sin थीटा किसके बराबर है, चित्रानुसार t sin थीटा बराबर है हमारे पास में f के, इसका मान हो गया k Q1 Q2 अपॉन में r का स्क्वायर। तो k Q1 का मान q है, Q2 का मान भी q है, तो q इंटू q क्या हो गया, q का स्क्वायर और बटा में इनके बीच की दूरी हमने क्या ले रखी है, x का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में t sin थीटा का मान, और t cos थीटा का मान देखिए हमारे पास में क्या आ जाएगा, t cos थीटा किसके बराबर है, किसको संतुलित कर रहा है, mg को, बराबर हो गया mg को। अब इस पहले वाले समीकरण में दूसरा भाग दे दीजिए, तो t से t कैंसिल हो जाएगा, sin बटा cos हमारे पास में क्या आ गया, tan थीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास में k q का स्क्वायर बटा में x स्क्वायर mg, ठीक है। तो यहां से आगे देखें, अगर हम इसमें tan थीटा का मान आपको मिल जाएगा इसमें। अब देखिए यहां से आपको x का मान ज्ञात करना है,
के नियतांक के, q इसका आवेश है जिनका, और m इसका द्रव्यमान है जो कि नियत है, g का मान नियत है। अगर आपको tan थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा तो हमारा काम चल सकता है। तो यदि आप देखें, यदि थीटा अत्यल्प है तो थीटा का मान बहुत कम है, तो उस स्थिति में tan थीटा लगभग किसके बराबर होगा, थीटा के। उस स्थिति में tan थीटा लगभग किसके बराबर होगा, थीटा के। और sin थीटा भी लगभग किसके बराबर होगा, थीटा के। मतलब आप ये बोल सकते हो कि अगर थीटा का मान बहुत कम है तो tan थीटा लगभग बराबर होता है sin थीटा के, और लगभग बराबर होता है थीटा के। तो आप यहां से sin थीटा का मान याद कर लीजिए, आपको tan का ही मान मिल जाएगा। इसलिए tan थीटा लगभग बराबर है sin थीटा के, और बराबर sin थीटा का मान लंब बटा कर्ण। इस वाले त्रिभुज में आप देख लीजिए, लंब हमारे पास में ये भुजा है, ये भुजा हो गई हमारे पास में x/2, और कर्ण हमारे पास में हो गया ये कितना है हमारे पास में l। तो ये tan थीटा का जो मान है आप यहाँ पे लिख सकते हो। अतः tan थीटा की जगह हमने लिख दिया x/2l बराबर आ जाएगा हमारे पास में k/q का स्क्वायर बटा में x² mg। तो यहाँ पे हो गया x का क्यूब बराबर आ जाएगा 2, ये 2l इधर आ गया, 2kl इंटू में q का स्क्वायर बटा में mg। x का मान आ जाएगा हमारे पास में 2kl इंटू में q का स्क्वायर बटा mg, और इसकी घात कितनी हो गई हमारे पास में 1/3। ये साम्यावस्था में दोनों के मध्य की दूरी हो जाएगी, ठीक है ना। साम्यावस्था में दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी है वो हमारे पास कितनी आएगी, जो व्यंजक आपने प्राप्त किया इतनी आएगी। ऐसा एक एग्जांपल भी था जिसको आपने हल किया था पीछे। अच्छा, आप यहाँ से एक बात देखिए, k का जो मान है वो आप खोल के लिख सकते थे। k का मान क्या होता है हमारे पास 1/4πε0, ठीक है ना। तो अब आगे देखिए हम लोग इसमें प्रश्न संख्या 9वां प्रश्न आपने हल कर लिया। 10वां प्रश्न देखिए, निकाय में दो बिंदु आवेश आपको दे रखे हैं QA जिसका मान है 2.5 × 10⁻⁷ कूलम, और बिंदु B पे रखा हुआ आवेश है QB जिसका मान है -2.5 × 10⁻⁷ कूलम। दोनों बिंदुओं के जो स्थिति सदिश हैं, जो निर्देशांक हैं, 0 0 -15 और 0 0 +15 है। तो निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको ज्ञात करना है। दिशा के साथ में मैं आपको बता देता हूँ एक डायग्राम के रूप में। दोनों आवेशों के जो परिमाण है वो तो समान है। पहले का मान प्लस में है 2.5 × 10⁻⁷, और दूसरे का मान इतना ही है लेकिन माइनस में है। एक आवेश को बिंदु A पे लिख रखा है आपने और दूसरे को बिंदु B पे रख रखा है। अब यहां से प्रश्न संख्या 10वां प्रश्न है। तो यहां से आप देखिए, जैसे ये हमारे पास में हो गया y एक्सिस, ये हमारे पास में है x एक्सिस, ये मूल बिंदु है, ये z एक्सिस प्लस में हो गई, और ये ऋणात्मक z एक्सिस, ठीक है। ये x y, ये z और ये z डैश, ठीक है। यहाँ पे है एक आवेश और यहाँ पे है एक आवेश। ये हो गया बिंदु A और ये हो गया बिंदु B। इस बिंदु के निर्देशांक आपको दे रखे हैं 0 0 -15 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो हमें दे रखे हैं 0 0 और +15 सेंटीमीटर। प्लस का 15 मतलब धनात्मक z एक्सिस पे, और माइनस के 15 मतलब है वो ऋणात्मक z एक्सिस पे। इस पे जो आवेश है उसका मान है हमारे पास में 2.5 × -7 कूलम था, लेकिन माइनस में ये आवेश, और यहाँ पे जो आवेश है प्लस में 2.5 × 10⁻⁷ कूलम, ठीक है ना।
आपको परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है, और परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र क्या होता है, P बराबर Q इंटू ए, Q इंटू ए 2a, आवेशों के बीच की दूरी। तो Q का मान तो हमारे पास में आवेश का परिमाण है 2.5 और गुणा में 10 की घात माइनस में 7 कूलम। इनके बीच की दूरी आपने ले ली 2a, और वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की 15 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की भी 15 सेंटीमीटर है। विपरीत दिशा के लिए ऋणात्मक चिन्ह लगा है। परिमाण आप देखिए 15 सेंटीमीटर ये और 15 सेंटीमीटर ये, कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर हो गई। तो हमारे पास में दूरी का मान आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, यानी 30 और गुणा में 10 की घात माइनस में 2 मीटर, या फिर 3 गुणा 10 की घात माइनस में 1 मीटर। ठीक है, ये आ गई हमारे पास में दूरी। अब आगे देखें अगर इसमें, तो 2a का मान आ गया अपने पास में। अब हमें परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है P का मान हमारे पास में क्या आ जाएगा, Q इंटू में 2a, Q का मान हो गया 2.5 और गुणा में 10 की घात माइनस में 7 गुणा 3 गुणा 10 की घात माइनस में 1, तो यहाँ से आ जाएगा 7.5 और गुणा में 10 की घात माइनस में 8 कूलम इंटू मीटर, या फिर डिवाइड। अच्छा, इसकी दिशा क्या होती है हमारे पास में, माइनस ऋणावेश से धनावेश की ओर, तो इस दिशा में चलेगा कि कौन सी दिशा है, ऋणात्मक जेड एक्स की दिशा में। ऋणात्मक जेड अक्ष के अनुदिश। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 11 और देखें हम लोग। इसमें 4 गुणा 10 की घात माइनस 9 कूलम इंटू मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव है 5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण के परिमाण का परिकलन कीजिए। आपको दे रखा है 4 गुणा 10 की घात माइनस में 9 कूलम इंटू मीटर द्विध्रुव आघूर्ण। 11वां प्रश्न देखिएगा। द्विध्रुव आघूर्ण जो है उसका मान हमें P का मान हमें कितना दे रखा है, द्विध्रुव आघूर्ण का मान हमें दिया गया है 4 गुणा 10 की घात माइनस में 9, 4 गुणा 10 की घात माइनस में 9 कूलम इंटू मीटर। आगे हमें दे रखा है इस विद्युत द्विध्रुव का कोई विद्युत द्विध्रुव जो है, इस द्विध्रुव आघूर्ण का कोई जो विद्युत द्विध्रुव है वो 5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम के एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो विद्युत क्षेत्र का मान हमें दे रखा है E का मान 5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम, और कितने थे कोण पर रखा गया है, 30 डिग्री कोण पर रखा गया है। हमें बोला गया है कि बल आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए, और द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक हमारे पास में क्या हमने प्राप्त किया था, टॉ बराबर था P sin थीटा। तो P का मान हमारे पास में है 4 और गुणा में 10 की घात माइनस में 9 इंटू E का मान है हमारे पास में 5 गुणा 10 की घात माइनस में नहीं प्लस में है 4, और इंटू में साइन, और थीटा का मान है हमारे पास में 30 डिग्री। तो यहाँ से 5 को 4 से गुणा किया तो 20, और गुणा में 10 की घात माइनस का 5 और गुणा में साइन 30 का मान 1/2। इसका इसमें भाग दो 10 आएगा, 10 से इसको कैंसिल कर दो, कितना आ गया 10 की घात माइनस में 4 न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में बल आघूर्ण का व्यंजक। अब आगे अगर अपन देखें, इसमें दो बिंदु आवेश आपको दे रखे हैं Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी आपको दे रखी है 3 मीटर। इन दोनों आवेशों का योग आपको दे रखा है 20 माइक्रोकूलम। यदि एक आवेश दूसरे आवेश को 0.075 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है, तब दोनों आवेशों के मान आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। देखते हैं, देखिए प्रश्न संख्या 12। तो यहां से प्रश्न संख्या 12 के बारे में अगर हम देखें, दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी आपको दे रखी है 3 मीटर। उस दूरी को आपने मान लिया R का मान हमारे पास में है 3 मीटर, और इन दोनों का जो योग है Q1 और Q2 का जो योग है वो हमारे पास में है 20 माइक्रोकूलम। यहां से आ जाएगा हमारे पास में Q1 प्लस Q2 बराबर आ जाएगा 20 माइक्रोकूलम
20 गुणा 10 की घात माइनस में 6 कूलम। अब यहां से आगे हमें बोला इसने ये दोनों जो आवेश है वो एक दूसरे को 0.075 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। F का मान हो गया हमारे पास में 0.075 न्यूटन, या फिर अगर आप इसको 75 लिखते हैं तो गुणा में 10 की घात माइनस में 3 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो दोनों आवेशों के मान ज्ञात करने के लिए आपको कहा गया है। अब देखें अगर हम इसमें, तो चूंकि हमें पता है F बराबर क्या होता है Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर, तो यहाँ से Q1 इंटू Q2 का मान आ जाएगा हमारे पास में F R का स्क्वायर बटा में K। तो यहाँ से F का मान आप लिख दिया 75 और गुणा में 10 की घात माइनस में 3 गुणा R का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 बटा K का मान 9 गुणा 10 की घात 9। तो यहाँ से हमारे पास में हो जाएगा 9 से 9 कट गया 75 और गुणा में 10 की घात 9 ऊपर गया तो माइनस में हो गया, माइनस 3 और माइनस 9 कितना हो गया माइनस में 12। ये Q1 इंटू Q2 का मान आ गया। कूलम इंटू कूलम क्या हो गया कूलम का स्क्वायर। आगे हमें Q1 इंटू Q2 का मान प्राप्त हो गया। अब देखो आपको पुनः है Q1 माइनस Q2 के होल स्क्वायर का अगर मान ज्ञात करना हो, हाँ, तो इसको आप क्या लिखेंगे Q1 प्लस Q2 के होल स्क्वायर के पदों में आप लिखना चाहते हो। कैसे आएगा ये Q1 माइनस Q2 का जो होल स्क्वायर वो कितना होता है हमारे पास में, हमारे पास में कितना होता है Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर चाहिए, तो हमारे पास में कितना होगा Q1 का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर और माइनस में 2 Q1 Q2। ठीक है, इसका होल स्क्वायर हमारे पास में क्या आएगा Q1 का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर और प्लस में 2 Q1 Q2। यही तो है, और तो सब कुछ सेम है, और तो सब कुछ सेम है, बस खाली इसमें प्लस में 2 Q1 Q2 आएगा। इसके हिसाब से आपको क्या चाहिए था माइनस में 2 Q1 Q2। इसमें आपको मिल रहा है प्लस में 2 Q1 Q2, माइनस मिलाना है तो माइनस मिलाने के लिए इसमें से आप 4 Q1 Q2 माइनस कर दो, तो 2 में से 4 माइनस करो माइनस में 2 Q1 Q2 बच जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास में Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब Q1 प्लस Q2 का मान आपको दे रखा है, तो यहां से हो गया हमारे पास में Q1 माइनस में Q2 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा Q1 प्लस Q2 का मान हमारे पास में है 20 गुणा 10 की घात माइनस में 6 और इसका स्क्वायर हो गया माइनस में 4 और गुणा में इसका Q1 Q2 का मान है 75 गुणा 10 की घात माइनस में 12। 20 का स्क्वायर हो गया 400 गुणा 10 की घात माइनस में 12 माइनस में 300 गुणा 10 की घात माइनस में 12। तो हमारे पास में आ जाएगा 100 गुणा 10 की घात माइनस में 12 Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर आ गया। ये आ गया 100 गुणा 10 की घात माइनस में 12, तो इसका स्क्वायर हटेगा हमारे पास में, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा Q1 माइनस में Q2। 100 का रूट हो गया हमारे पास में 10 और गुणा में 10 की घात माइनस में 6 कूलम। अब Q1 माइनस Q2 का मान आ गया, तो इन दोनों का आप जोड़ दीजिए, तो यहां से Q1 प्लस Q2 बराबर हो गया 20 गुणा 10 की घात माइनस में 6 और यहाँ पे Q1 माइनस Q2 का मान हो गया 10 गुणा 10 की घात माइनस में 6। तो यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे, तो हमारे पास में आ गया 2Q1 बराबर 30 गुणा 10 की घात माइनस में 6, तो Q1 का मान आ जाएगा 15 गुणा 10 की घात माइनस में 6 कूलम। ठीक है, Q1 का मान 15 है यहाँ पे, तो Q2 का मान कितना होता है 15 उस साइड में गया, तो 20 में से 15 घटा दो आप 5, तो इसलिए Q2 का मान आ जाएगा 5 गुणा 10 की घात माइनस में 6 कूलम। मतलब ये हो गया 15 माइक्रो कूलम और ये हो गया 5 माइक्रो कूलम, इनका योग वापस से 20 माइक्रो कूलम हो जाता है। ठीक है, अब इससे आगे के कुछ प्रतिरूपों की चर्चाएं हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।